नमस्कार बच्चों। आज मैं वर्ग 9 का लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी द्वारा लिखित ग्राम गीत का मर्म पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लोग लेखक परिचय जानेंगे। लक्ष्मी नारायण सुधांशु जी का जन्म 18 जनवरी 1907 में हुआ था। बिहार के पूर्णिया जिला में एक गांव है, चंदवा रूपसपुर गांव है, वहीं पर इनका जन्म हुआ था। ये ऐसे केवल साहित्यकार ही नहीं थे, एक राजनीतिज्ञ भी थे। राजनीति में भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया है। आज़ादी की लड़ाई में ये जेल गए थे। अब इनके मुख्य रचना है भातृ प्रेम, गुलाब की कलियां, रसरंग, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत। ये प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। वियोग इनकी रचना है। अकस्मात उनकी पत्नी की मृत्यु होती है, उसी की याद में वियोग की रचना करते हैं। बच्चों, ये बिहार विधानसभा में 2015 में सदस्य रहे हैं, सभापति रहे हैं। तो इनकी रचना जो प्रस्तुत जो निबंध है, यह है ग्राम गीत का मर्म, अर्थात गांव की छवि, गांव का जो रूप है वह उसके गीतों में झलकती है। ग्राम गीत की मर्म में मानव जीवन के उस प्राथमिक चित्रों के दर्शन होते हैं जिसमें मनुष्य साधारण अपनी लालसा, वासना, प्रेम, घृणा, उल्लास, विषाद को समाज की अन्य धारणाओं से ऊपर नहीं उठा सका है। कह रहे हैं कि ग्राम गीत में मनुष्य अपने जीवन की हर चीज को, प्राथमिक चीजों को दर्शाता है। आगे बता रहे हैं कि प्रत्युत कहीं कहीं प्रेम, वीरता, क्रोध, कर्तव्य के भी बहुत ही रमणीय बाह्य तथा अंतर विरोध दिखाया गया है। जीवन की शुद्धता और भावों की सरलता का जितना मार्मिक वर्णन ग्राम गीत में है, उतना पाश्चात्य गीतों में नहीं मिलता है। आगे बता रहे हैं कि वास्तव में ग्राम गीत जो है स्त्री प्रकृति गीत है, गृहस्थ कर्म से संबंधित है। स्त्रियां इसको गाती हैं। कब कब गाती हैं? चक्की पीसते समय, धान कुटते समय, चरखा काटते समय, अपने शारीरिक श्रम को कम करने के लिए, अर्थात अपने शारीरिक श्रम की तरफ से ध्यान हटाने के लिए वे गीतों का गायन करती है। कभी कभी केवल शारीरिक श्रम हटाने के लिए नहीं, बल्कि कभी कभी धार्मिक त्योहारों में भी इसका प्रचलन है। जन्म, मुंडन, यज्ञोपति, पवित्र, विवाह, पर्व, त्योहार आदि के अवसर पर जो गीत गाए जाते हैं उसमें उल्लास, उमंग की ही प्रधानता होती है। देखिए, यह गीत केवल इतना ही नहीं, गीत के बारे में बताया जा रहा है कि क्या क्या यह गीत कर रहा है। गांव के गीत कह रहे हैं कि प्रेम, विवाह तथा पतोह और सास ससुर के वर्ताव, माँ भाई बहन का स्नेह आदि बातें भी ज्यादातर गीतों में पाई जाती है। तो इस तरह से गांव के गीतों में स्त्री प्रधान गीत है, इसको पुरुषों ने भी अपनाया है। कह रहे हैं कि स्त्रियां प्रेम से लोथ-पोथ गीत गाती हैं, लेकिन कुछ पुरुष जो गाना गाते हैं युद्ध का वर्णन भी करते हैं। देखिए, वास्तव में ग्राम गीत हृदय की वाणी है, मस्तिष्क की ध्वनि नहीं है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। दिल से निकलता है,
दिमाग से बनाया हुआ गीत नहीं होता है। इसमें संदेह नहीं कि ग्राम गीत से ही काल्पनिक तथा वैचित्र्यपूर्ण कविताओं का विकास हुआ है। यहाँ जो विकास हुआ है हमारी संस्कृति का, दंत कथाओं के माध्यम से गीतों का निर्माण हुआ है। कह रहे हैं कि भावनाओं ने समष्टि का इतना प्रतिनिधित्व किया कि उसकी सारी व्यक्तिगत सत्ता समष्टि में ही तिरोहित हो गई और इस प्रकार उसे लोकगीत की संज्ञा प्राप्त हो गई। अभी इतना वह प्रचलित हो गया कि वह लोकगीत बन गया, लोगों के जेहन में समा गया। ग्राम गीत की रचना में जिस प्रकृति और संकल्प का विधान था, कला गीत में उसकी उपेक्षा करना समुचित न माना गया। माने जितना ग्राम गीत में है उतना कला गीत में नहीं माना जाता है। देखिए, ग्राम गीत की रचना की जो प्रकृति स्तृण थी वह कला गीत में आकर के कुछ पौरुषपूर्ण हो गई। ग्राम गीत में स्त्रियां की प्रधानता है, लेकिन कला गीत में पुरुष लोग आ गए और गाने लगे हैं। जैसे राजा रानी, राजकुमार राजकुमारी, ऐसे ही समाज के किसी विशिष्ट वर्ग के नायक को लेकर के काव्य की रचना की जो प्रणाली बहुत प्राचीन काल से चली आ रही थी और जिसका संस्कृत साहित्य में विशेष महत्व था, उसका प्रधान कारण यह था कि वैसे विशिष्ट व्यक्तियों के लिए साधारण जनता के हृदय पर उनके महत्व की प्रतिष्ठा बनी हुई थी। कह रहे हैं कि लोगों के मन में उनके प्रति भावना बनी हुई है। किस तरह से? और आगे बता रहे हैं कि केवल इतना ही नहीं, जब कवियों ने इसकी रचना करना शुरू किया तो बता रहे हैं कि केवल राजा रानी तक ही सीमित नहीं रहा, गरीब भिखारियों के भी, उनके हृदय की भावनाओं को भी उन्होंने बाखूबी निखारा है। देखिए, आगे बता रहे हैं कि केवल ग्राम गीत में दशरथ, राम, कौशल्या, सीता, लक्ष्मण, कृष्ण, यशोदा के नाम बहुत आए हैं, जिसमें उनसे जन समाज के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व कराया गया है। जैसे ससुर के लिए दशरथ का, पति के लिए राम, सास के लिए कौशल्या या यशोदा, देवर के लिए लक्ष्मण, ये सब एक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ऐसा दिखाया गया है ग्राम गीत में। आगे बता रहे हैं कि ऐसे वर्णन कला गीत में चाहे विशेष महत्व प्राप्त न करे, किंतु ग्राम गीत के वे मेरुदंड समझे जाते हैं। अर्थात एकदम ऋण है। आप गाँव में रहते हैं, गाँव के स्त्रियां जो शादी विवाह में गाना गाती है, आप सुने होंगे कि वास्तव में वे क्या गा रही हैं। और आगे बता रहे हैं कि इतना ही नहीं, बच्चों अब भी, इस समय भी राजा रानी, राक्षस, भूत, जानवर आदि की कहानियां सुनने को ज्यादा बच्चे अपने नाने से जिद करते हैं, और इस कहानी को बच्चे ही अधिकतर और वैसे मनुष्य सुनते हैं जिनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाया है, मानसिक विकास नहीं हो पाया है। बड़े लोग वही बच्चों जैसी कहानियां सुनना पसंद करते हैं। कहते हैं जिस बात को हम एक काल और एक देश में बुरा समझते हैं, उसी बात को दूसरे काल और दूसरे देश में अच्छा माना जाता है। आगे बता रहे हैं कि प्रेम दशा जितनी व्यापक तो विधायिनी होती है, जीवन में उतनी और कोई स्थिति नहीं होती है। प्रेम की दशा, प्रेम में मिलन और विरह दोनों का इन्होंने वर्णन किया है, बताया है कि दोनों स्थिति में संगीत गाया गया है और गाया जाता है।
देखिए बच्चों, मनोविज्ञान का यह तथ्य काव्य में एक प्रणाली के रूप में समाहित कर लिया गया है। क्योंकि यह मनोविज्ञान में क्यों समाहित कर लिया गया है? क्योंकि यह मनुष्य के मन से निकला हुआ यह गीत है और वह उसके जीवन शैली में समाहित है। पशु पक्षियों, लताओं, इनके जीवन के संबंधित सहचरों आदि का जो प्राकृतिक जीवन से, जो हमारे प्राकृतिक जीवन से इनसे दूर रखा गया, वही आप ध्यान दीजिएगा कि गमले के फूल और पिंजरे के पक्षी शायद हमसे दूर नहीं रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे। ग्राम गीतों में ऐसे वर्णन बहुत हैं जहां नायिका अपने प्रेमी की खोज में जानवरों से, बाघ, भालू, सांप आदि से पूछा करते हैं। विरह में आप श्री राम सीता की खोज में जंगलों में जाते हैं और जानवरों से पूछा करते हैं। अपना दूध किससे भेजते हैं? हनुमान को। इसलिए दूत के रूप में कई चर्चाएं की गई है। पवन दूत, हंस दूत, ब्रह्मण दूत आदि न मालूम कितने दूत प्रेम संभार के लिए आधम के हैं। ब्रह्मण गीत जो कृष्ण की आप रचनाओं में देखेंगे, भौरे गीत मिलेंगे। इस तरह से बताया जा रहा है कि कला गीतों में पशु पक्षी, लता, द्रुम आदि से जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर में वे प्रायः मौन रहे हैं। विरही यक्ष का मेघदूत भी मौन ही रहा है, किंतु ग्राम गीत का दूत मौन नहीं रहा है। ग्राम गीत का जो दूत है वह बोलता है, गाता है। तो बच्चों, इस तरह से संक्षिप्त रूप से यह ग्राम गीत का मर्म पाठ समाप्त होता है। इस पाठ का प्रश्नोत्तर आप अपने फेयर कॉपी पे बनाइएगा, होमवर्क में आपको भेज दूंगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।